हेलो एवरीवन, हमारी हिस्ट्री चल रही थी एशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम मौर्य काल पे आ गए थे। मौर्य काल का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कर चुके हैं। आज कुछ और भी इम्पोर्टेंट करते हैं जो आगे का हमारा रह गया था। तो चलो, आज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चाणक्य के बारे में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कनेक्ट फील हो जाए। कौन थे भाई चाणक्य? प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ विज्ञानी थे। इनको हम कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ना चाणक्य के बारे में जाने बिना, वैसे हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं चाणक्य के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि कनेक्शन हो जाए। क्या हुआ था भाई? चौथी सदी ईसा पूर्व, जब प्राचीन भारत में कौन थे भाई? ये सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, शिक्षक और कूटनीतिज्ञ थे। उस समय क्या होता था भाई? भारत में छोटे छोटे राज्य और समुदाय थे। वहां एक राज्य था, कौन सा था आपका? मगध था। और ये मगध में नंद वंश के क्या थे भाई? वर्चस्व थे। क्या थे? नंद वंश के वर्चस्व थे। और फिर जब इंडिया पे हमारे वेस्टर्न साइड से फारस के शासकों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे भी काफी एक सदी से लगा ही हुआ था उनका कंटिन्यू आक्रमण होना, तब फिर कौन आए थे भाई? आपके मैसेडोनिया के सिकंदर, ठीक है, जो भारतीय सीमाओं को आक्रांत कर रहा था। और उत्तर भारत में जो हमारा भारत है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर ज़्यादातर क्या हो गया था भाई? अराजकता थी और रक्तपात हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो सिकंदर ने उस टाइम क्या किया था भाई? सिकंदर ने ना तक्षशिला मिल गया था सिकंदर को। चाणक्य ने सम्राट के अंतर्गत देश को एकजुट करने के लिए संकल्प ले लिया था कि भाई मैं ये करूँगा। तो चाणक्य ने ना एक मजबूत और महत्वाकांक्षी नेता की खोज में था। जो मगध के शासक कौन थे भाई? नंद थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ भाई? उस टाइम सबसे जो मजबूत शासक था नंद था, लेकिन नंद था, उन्होंने क्या कर दिया था भाई? चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी। फिर इस चीज में चाणक्य बाहर निकले। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी नेता की खोज करने में लगे हुए थे, क्योंकि जो मगध के शासक थे नंद वंश के, वो भ्रष्ट और अयोग्य राजा साबित हो रहे थे, और उनको उखाड़ फेंकने में जो उसकी मदद करे चाणक्य की। वह राज्य के शासन में धनानंद के अयोग्य प्रशासन के कारण उदास भी रहता था। चाणक्य की ऐसे नेता की खोज कब पूरी हुई भाई? जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य को खोज लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से वो प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने चंद्रगुप्त को फिर क्या कैसे कैसे शिक्षा दी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कला की दी, कूटनीति की दी, तथा शासन काल कैसे करते, इन सब की शिक्षा किसने दी? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को, जिसकी सहायता से धनानंद के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया गया और जिससे धनानंद का पतन हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने भाई? मगध के शासक बन गए थे। कब बन गए थे? 322 ईसा पूर्व में बन गए थे। और कब तक इनका शासनकाल चला? 297 ईसा पूर्व तक था। फिर इनके उत्तराधिकारी हो गए, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में लेक्चर में हम कर चुके हैं। बिंदुसार थे। बिंदुसार के लिए क्या फेमस चीज बोली जाती है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ठीक है। फिर इन्होंने शासनकाल किया। इसके दौरान भी, बिंदुसार के टाइम भी क्या थे भाई? ये अमात्य थे। अमात्य किसको बोला जाता है भाई? जो आपका प्रधानमंत्री होता है उसको मौर्यकालीन उसमें क्या बोला जाता था? अमात्य। चाणक्य को मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में क्या जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके लेखक के रूप में भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र किसकी बुक थी भाई? राजनीति विज्ञान की, ठीक है। किसकी बुक थी भाई? राजनीति विज्ञान की, ठीक है। और भाई आगे तो हम ऐसे कर ही चुके हैं कंप्लीट, बस थोड़ा सा कनेक्शन हो गया कि हाँ भाई। फिर बिंदुसार के बाद उनका बेटा कौन आया भाई? अशोक आया। अशोक ने अपने काल में एक ही युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, और उसी युद्ध ने उनको क्या बना दिया भाई? ये लगा लो राक्षस से देवता, ठीक है। एकदम धर्म के मार्ग पे चल पड़े। और फिर है ना, ये धर्म का मार्ग भी इतना था भाई, ठीक है। जो शासक होता है उसके हाथ में हथियार होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशोक ने जैसे ही हथियार त्यागे, जैसे ही सब कुछ किया, मौर्य काल का पतन स्टार्ट हो गया था। उनके बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक बना ही नहीं कि जिन्होंने दोबारा कुछ विस्तार किया हो या कुछ। वो सिर्फ फिर क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन ही हो गया था। जैसे मौर्य काल में राज व्यवस्था कैसी थी भाई? राजतंत्र के अंग के रूप में 7 अवयव थे। कौन कौन से थे भाई? स्वामीन, जिसको राजा बोला जाता है। अमात्य, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो पूरे मतलब केंद्रीय एकता
चलाते थे, केंद्रीय शक्ति थे जो। फिर आपके जो राष्ट्र किनको बोला जाता था, जो आपका भूक्षेत्र हो, दुर्ग किलों को बोला जाता था, बाला इनकी सेना को बोला जाता था, कोष खजाना, ठीक है, और इनके अन्य सहयोगी गण। तो चलो हम करें अब भाई। मौर्य के बाद के शासन कब आया भाई? अशोक के बाद 232 से 184 ईसा पूर्व तक। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भाग में हुआ, पूर्वी और पश्चिमी। अशोक के जो पुत्र कुणाल थे उनको वेस्ट मिला, जबकि पूर्वी भाग पर जो इनके आगे पोते हुए यानी कि इनके वंशज हुए, जिनमें से जैसे एक दशरथ का शासन था, बाद में किस किस का शासन रहा भाई? समृति, सलीसुका, देवरामन, सत धनवंत और अंत में बृहदर्थ। बृहदर्थ कौन थे भाई? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कौन सा वंश आ गया था भाई? आपका शुंग वंश, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश आ गया था, ठीक है। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वयं के राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना कर दी थी। फिर क्या हुआ भाई? मौर्य काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी? राज्य तंत्र में के अंग के रूप में कितने अवयव थे? 7 अवयव थे, जो भी आपको बताया। एक तो स्वामी जिसको राजा बोला जाता है, अमात्य मंत्री यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री थे, से संगठित केंद्रीय सरकार जो राजकीय शक्तियों का प्रयोग करती थी और केंद्रीय एकता प्रदान करती थी। राष्ट्र किसको बोला जाता था? जो आपका भूक्षेत्र है, दुर्ग किले। बाला किसको बोला जाता था? सेना को। कोष खजाना। और आपके अन्य सहयोगी दल। और क्या थे भैया आपके अन्य सहयोगी दल? ठीक है, जैसे मंत्रियों के निर्माण के संबंध में कैसे बोलते हैं कि भी दरबार मंत्रियों के चुनाव पर अनेक राय रही हैं, अतः गणिकाओं की राय पर विचार करने की अवधारणा भी स्थापित की गई थी उस टाइम पे। ठीक है, राजा को अपने मंत्रियों को चुनने के लिए कई विकल्प रखने की भी सलाह दी गई थी कि वे अपने मित्र, दुश्मन, वित्तीय मामलों में उच्च कोटि के बुद्धिजीवी या कोई निष्ठावान व्यक्ति हो सके। ऐसी ऐसी चीजें इसमें चली थी। ठीक है, जैसे इस प्रकार की भूमिका के लिए एक व्यक्ति का साक्षात्कार भी लिया गया था और उसकी विशेषज्ञता पर विचार किया जाता था। फिर मंत्री पद के अधिकारी जैसे अमात्य की स्थापना की गई, जो कौन बने भैया? आपके प्रधानमंत्री कौटिल्य। जैसे आपके सभागार थे भाई, अन्य मंत्रीगण हो गए, मंत्री के पद के अधिकारी हो गए, जिनको अमात्य संपन्न भी बोला जाता था। ठीक है, जैसे वो उनके मूल निवासी हो गए। ऐसे इनके भी रैंक डिवाइड थे, जैसे आज के टाइम हमारे रैंक डिवाइड है ना भाई, प्रधानमंत्री के बाद ये और ये। ठीक है भाई, हमारे संविधान में भाई राष्ट्रपति को सबसे सर्वोच्च बोला जाता है, बट इंडिया में किसकी चलती है भाई? सबको पता है, कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका मंत्री परिषद कैसा था भाई? कौटिल्य ने एक बड़ी परिषद की परंपरा का उल्लेख किया और यह संवत वैदिक परिषद की याद दिलाती है। जैसे अर्थशास्त्र में बताया क्या गया है कि भाई 18 नामक एक पुराना समूह था, जिसको हम क्या बोलते हैं? अष्टादश। अष्टादश का मतलब क्या होता है? तीर्थ, जिसमें तीर्थों के महाअमात्य कहा जाता है। तीर्थ वर्गीकरण में तकनीकी अधिकारियों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे आपके तीर्थगण कौन थे? जैसे बौद्धिस्ट में थे। ठीक है, आपके जैसे मंत्री परिषद हैं, उनको किस किस रूप में ये डिवाइड करते थे? जैसे देखो, अर्थशास्त्र में बताया गया कि 18 नामक एक पुराना समूह था, जिसको अष्टादश यानी कि तीर्थ, जिसमें तीर्थों को महाअमात्य कहा गया है। कौन कौन से होते थे भाई? वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिका या महल के लॉर्ड मेयर, महापौर, जिनको महापौर भी बोलते थे, अंतर्वर्मस्की या लॉर्ड चैम्बरलेन, जिनको खजांची बोलते थे, प्रशस्ति स्पष्ट, मुख्य प्रशस्ति जो कि कारागार मंत्री होते थे, स्माहत्री या राजस्व मंत्री, सनिधात्री या राजकोष मंत्रालय, पारदर्शी, जिनके कार्यों की कोई जानकारी हमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगी भाई ये पारदर्शी कौन थे। ठीक है, प्रदेशी, इनकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। नायक होते थे, जिनको हम सेनापति के नाम से भी जानते थे, और इनको हम क्या बोलते थे भाई? जनरलिस्मो।
पोर या राजधानी के राज्यपाल, जो राजधानी के राज्यपाल होते थे उनको हम क्या बोलते थे? पोर बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? पोर। व्यवहारिका, जो आपका आज का ये लगा लो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो गए व्यवहारिका, वो होते थे। ठीक है। क्रमांतिका या खानों और निर्माताओं के प्रभारी अधिकारी को क्या बोला जाता था भाई? क्रमांतिका। और अध्यक्ष या परिषद अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? मंत्री परिषद। और दंडपाल, जो सेना की रखरखाव का प्रभारी मंत्री होता था। दंडपाल गृह रक्षा के प्रभारी मंत्री होते थे। अंतपाल, जो राष्ट्र या राष्ट्रंतपाल, इनको क्या बोलते थे? जो सीमांत के प्रभारी होते हैं आज के टाइम पे। इन्होंने आज के टाइम से कंपैरिजन कर दिया। फिर देखिए, जैसे पोर जनपद है, ठीक है, पोर जनपद का क्या, कौन होते थे भाई? पोर अभी हमने किया था कि राजधानी के राज्यपाल। ठीक है। जैसे पोर जनपद पद का उपयोग प्राचीन भारत में दो अलग अलग सभाओं का उल्लेख करने के लिए किया जाता था। जैसे कि जनपद मुख्य रूप से संवैधानिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित था। पोर हमेशा सभी संवैधानिक प्रश्नों में जनपद के साथ होता था, जैसे आज के दिन हमारे राज्यपाल होते हैं। ठीक है भाई। पोरा शहर के स्थानीय स्व प्रशासन और एक संवैधानिक सभा के रूप में कार्य करता था। वे कभी कभी विशेषकर क्षेत्रीय राजधानियों से दूसरे कार्य को स्वतंत्र रूप से करते रहते थे। ठीक है। ये होते थे पोर जनपद। जैसे पोर जनपद किसी अलोकप्रिय राजकुमार को सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए राज्यारोहण को बाधित कर सकता था। महावंश के अनुसार, महावंश में ये बोला गया है कि पोर अवैध आचरण के लिए राजा को पदच्युत और निष्कासित भी कर सकता है, जैसे आज के दिन आपका महाभियोग लग सकता है। ठीक है। वे सभी के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी सभा के निर्णय लेकर राजवंश के बाहर किसी को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकते थे। ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में पोर और जनपद सभाओं में बातचीत का एक नमूना है। जैसे क्या चीज़ है भाई? राजा के जासूस, जिन्हें पोर और जनपदों के राजा के प्रति राजनीतिक रुख का पता लगाने के लिए काम सौंपा जाता था। ठीक है। जैसे तीर्थ सभा में हो गया आपका साला समवाय या पवित्र स्थान हो गए, सार्वजनिक स्थान हो गए। ठीक है। इस टाइप के काम थे। फिर आपका जो कराधान था, कराधान, कराधान क्या होता है भाई? जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। करों के संबंध में पोर जनपद की अक्सर चर्चा होती है। ऐसे करों के प्रस्ताव सबसे पहले पोरा जनपद में लाए जाते थे। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि राजा को पोर जनपद से शुल्कों के बारे में पूछना पड़ता था। ठीक है। जो आपका कराधान है ये आपके टैक्स से रिलेटेड था। फिर आपका कौन सा आ गया भाई? इनका नगर प्रशासन कैसा था? ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है शायद, हाँ ठीक है भाई, लिखा हुआ है। कराधान क्या था भाई? करों के संबंध में पोर जनपद अक्सर चर्चा होती रहती थी। ऐसे करों के प्रस्ताव सबसे पहले पोरा जनपद में लाए जाते थे। अर्थशास्त्र में ये बोला गया है कि राजा को पोर जनपद से शुल्कों के बारे में पूछना पड़ता था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य राजाओं ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व रोम से 500 साल पहले लगभग एक केंद्रीय सचिवालय की पूर्ण और सुविकसित प्रशासन स्थापित कर लिया था। कब कर लिया था भाई? जो इनका नगर प्रशासन था उसके बारे में भी कौटिल्य और मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की प्रणाली का उल्लेख किया है। इसमें क्या किया जाता था भाई? जिला प्रशासन राजकों के अधीन था, जिनकी स्थिति और कार्य आधुनिक कलेक्टरों के समान थी। जैसे आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जैसे वैसे। अर्थशास्त्र में नागरिक या शहर अधीक्षक की भूमिका पर एक पूरा अध्याय होता था। उनका मुख्य कर्तव्य क्या होता था भाई? कानून व्यवस्था बनाए रखना, और युक्त या अधीनस्थ अधिकारी उनकी इसमें सहायता करते थे, जैसे आज के दिन चल रहा है डिट्टो वैसे ही। पाटलिपुत्र राजधानी शहर में नागरिक युक्त के अलावा नगर दंडाधिकारी, जैसे हमारे कोर्ट है वैसे होते थे। ठीक है भाई। प्रशासन की कुशलता काफी हद तक सचिवालय के अधिकारियों की योग्यता तथा केंद्र सरकार के आदेशों का मसौदा तैयार करने की सटीकता पर निर्भर करता था। ठीक है। विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को क्या बोला जाता था भाई? लेखक, जिन्हें मुंशी कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार लेखक का दर्जा अमात्य को होता था। किनका होता था भाई? अमात्य का होता था। किनका होता था? अमात्य। अमात्य कौन थे भाई? जो इनके मंत्री थे। जैसे कौटिल्य खुद भी तो क्या थे? एक अमात्य ही थे ना, जिनके पद और वेतन केवल मंत्रियों से
कम न था। शिलालेख के अनुसार सम्राट ने एक फरमान जारी किया कि तक्षशिला के सभी मंत्रियों को हर 3 साल में इस्तीफा देना होगा और उनके साथ नए मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। ये किस पे लिखा हुआ है भाई? एक शिलालेख पे हमें मिला है। अन्य प्रांतीय राजधानियों में मंत्रियों को हर 5 साल में बदल दिया जाएगा, जैसे अभी हमारे ये 5 ईयर इलेक्शंस होते हैं विधानसभा और लोकसभा। लेकिन तक्षशिला और उज्जैनी में सरकार एक अपवाद बनाया गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ? तक्षशिला और उज्जैनी। जैसे ये लगा लो भाई, जैसे जम्मू और कश्मीर 370 से पहले अपवाद था। ठीक है, ऐसे याद कर लो, तक्षशिला उज्जैनी। तक्षशिला ऑलरेडी पाकिस्तान में, आपको इजिली याद हो जाएगा। में सरकार अपवाद था। राजा ने नौकरशाही के उच्च स्तर और उन्नत प्रणाली का संकेत देते हुए स्थानांतरण नियम पर भी जोर दिया। ट्रांसफर सिस्टम उस टाइम पे भी होता था, जैसे आज के दिन हमारे होता है। ठीक है भाई, तो आप खुद देखो कि मौर्य काल में लोक प्रशासन कैसे चलता था ना। मौर्यकालीन लोक प्रशासन में जो लेखन और फाइलिंग के महत्व को इंगित करता है। ठीक है, कोई भी राजकीय कार्य बिना लिखित दस्तावेज के संचालित नहीं होता था। उस टाइम पे भी सर्वप्रथम किसी भी विषय पर गृह मंत्री का समर्थन लिया जाता था, फिर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय द्वारा समर्थन किया जाता था, जिससे शामिल सभी मंत्री ज्ञापन के बाद अपनी मुहर लगाते थे। जैसे आज के टाइम भी अगर हमें कोई लॉ लेके आना पड़ता है तो हम ये करते हैं। अंत में राजा अपने नाम का हस्ताक्षर करता था। ठीक है भाई, जैसे राष्ट्रपति के पास भेज देते थे और स्वीकृत लिखता था। इसके बाद बैठक के कार्यव्रत पर मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते थे और परिषद की मोहर लगाई जाती थी। अंत में इसे राजा के पास भेजा जाता था जो इस पर देखा शब्द के साथ हस्ताक्षर करते थे। ये सब हमें किस में मिला है भाई? अर्थशास्त्र में ये सब चीजें बोली गई हैं। और फिर इनका ग्राम प्रशासन कैसा है भाई? ठीक है, ग्राम प्रशासन कैसा था इनका? गांव ग्रामीण समाज में प्रशासन का एक प्राकृतिक केंद्र थे। ग्राम प्रधान आमतौर पर ग्राम सरकार का संचालन करता था। और ये उल्लेख भी हमें किस में मिलता है भाई? अर्थशास्त्र में ही मिलता है। अर्थशास्त्र में प्रशासन में ग्राम प्रधान के महत्व का उल्लेख किया गया है। जैसे उत्तर भारत में उन्हें ग्रामिका बोलते थे, दक्कन एरिया में मुनंदा बोलते थे, महाराष्ट्र में ग्रामकुटा या पटकिला बोलते थे, कर्नाटक में गवुंडा बोलते थे, यूपी में महटक्का के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे वैदिक काल में ग्राम प्रधान का कार्य अधिकतर वंशागत होता था ना, वंश टू वंश चलता था। प्रधान के आदेश का प्रतिनिधित्व रत्नियों की परिषद में किया जाता था। जब समुदाय में संपत्ति का एक भूखंड उन्हें दिया जाता था और उनसे परामर्श किया जाता था। ग्राम प्रधान का एक अनिवार्य कार्य गांव की रक्षा करना और उनसे टैक्स वसूलना था। समझ में आ गया? क्या था भाई ग्राम प्रधान का कार्य? गांव की रक्षा करना और उनसे टैक्स वसूलना। ये किस में बताया गया है? अर्थशास्त्र में बताया गया है। ये अर्थशास्त्र में प्रशासन में ग्राम प्रधान के महत्व का उल्लेख है। उत्तर भारत में उन्हें ग्रामिका बोला जाता है, ईस्टर्न डेक्कन में मुनुंदा, महाराष्ट्र में ग्रामकुटा और पटकिला दोनों, कर्नाटक में गवोंडा, उत्तर प्रदेश में महाटक्का के नाम से इनको जाना जाता था। फिर इनकी पुलिस और न्यायपालिका कैसी थी भाई? कैसी थी इनकी न्यायपालिका? और भाई ये संप्रभु के रूप में भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, ठीक है, जैसे सिकंदर के इतिहासकारों ने ना भारत के बारे में जब वर्णन किया तो उन्होंने अनेक स्वतंत्र, स्वायत्त और स्वाधीन राज्य कौटिल्य के वार्ता शस्त्रोपजीवना पे मेल खाते थे, बिल्कुल डिट्टो। इतिहासकारों ने जब ये बताया कि सिकंदर जो आपकी हाइडस्पीस रिवर का वॉर था व्यास नदी पे हुआ था, जिसको हम विस्ता के नाम से, झेलम नदी, ठीक है, व्यास नदी पहुंचा तो उसने यह सुना था कि नदी के उस पार देश में अत्यधिक उपजाऊ चीज है, यानी कि उपजाऊ भूमि है, वहां के निवासी अच्छे कृषक हैं, युद्ध में बहादुर थे और वे आंतरिक सरकार की ओर एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली के तहत जीवन जीते थे, क्योंकि जनसाधारण उस अभिजात वर्ग के शासन में था और न्याय और संयम के साथ अपने अधिकारी का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिकंदर के जो इतिहासकार थे उन्होंने भी ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। यूनानियों ने जैसे उल्लेख किया था कि वह अम्बस्टो थका था। अम्बस्टो क्या होता है? मतलब जिसे समसत्सई और
एबस्तानोई कहा जाता था, यानी कि जिन्हें भारत में किसी से भी कमतर लोग नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, बहादुरी के मामले में वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार थी, सुसंगठित और बड़ी सेना थी, नेतृत्व का और जो निर्वाचन होते थे वहाँ महान सेनापति थे और उनके वीरता और सैन्य कौशल के भी लिए वो प्रसिद्ध थे। तो तभी तो व्यास नदी को पार करते हुए सिकंदर ने सोचा, और वो पहले ही चला गया वहाँ से भाई, तभी तो पार नहीं कर पाया था। फिर देखिए इनकी पुलिस और न्यायपालिका कैसी थी। मौर्य साम्राज्य में न्यायिक और पुलिस विभाग विद्यमान थे। राजधानी में मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या बोला जाता था भाई? धर्मधिकारिन। क्या बोला जाता था? धर्मधिकारिन। प्रांतीय राजधानियों और जिलों में अमात्यों के अधीन अधीनस्थ न्यायालय थे। अपराधियों को विभिन्न प्रकार की सजाएं जैसे जुर्माना, कारावास, अभंग, मृत्युदंड, जैसे जैसे आज के दिन हमारे पुलिस उसमें चलता है प्रशासन में, पर भाई आज के दिन ब्राइब चलती है, उस टाइम पे नहीं चलती थी। कौटिल्य के वर्णन और अशोक के शिलालेख दोनों में जेलों और जेल के अधिकारियों का भी उल्लेख है। धम्मामात्रों को अशोक अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ कदम उठाने के लिए कहते थे। अशोक के शिलालेखों में सजा में छूट दिए जाने का भी उल्लेख है। सूची में अध्यक्ष के निर्णयों का एक सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता था, रिटन, जिसमें दोषी समझे गए व्यक्ति के अपराध और सजा का विवरण दर्ज किया जाता था। जैसे आज के दिन भी हम FIR कट वगैरह होती है तो उसके दस्तावेज सब हमें मिलते हैं। फिर देखिए क्या हुआ था भाई, मौर्य साम्राज्य का पतन। क्या क्या रीजन थे भाई मौर्य साम्राज्य के पतन के? करें अब हम ये चीज भी, वैसे हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं, चलो रिपीट कर लेते हैं इसको भी। जैसे भाई क्या हुआ था, 232 ईसा पूर्व अशोक के शासन के साथ ही अंत स्टार्ट हो गया था, मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। कई कारकों के कारण विशाल साम्राज्य का पतन अंत हुआ, जैसे ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया हुई, जैसे अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना ली थी, वह जानवर और पक्षियों की हत्या के खिलाफ थे और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वास और अनुष्ठानों को भी प्रतिबंधित कर दिया था उन्होंने। अशोक के इस बलिदान विरोधी रवैये ने ब्राह्मणवादी समाज को क्या बहुत नुकसान पहुंचाया था, जो कुर्बानी के नाम पर दी जाने वाली पेशकशों पर ही गुजारा करते थे। इसमें ब्राह्मणों को अशोक के विरुद्ध कर दिया और उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी थी। फिर जो वित्तीय संकट आ गया था भाई, जैसे मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल में ही सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों की सबसे बड़ी रेजिमेंट को बनाए रखने के लिए जाना जाता था। इसमें क्या होता था भाई, सेना और नौकरशाही को भुगतान पर भारी व्यय किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक बाधाएं यानी कि वित्तीय संकट छाने लगा था। अशोक ने शाही खजाने से बौद्ध भिक्षुओं को भारी अनुदान दे दिया था, जो जल्द ही खाली हो गया। बाद में फिर क्या हुआ भाई, खर्चों को पूरा करने के लिए सोने की बनी छवियों को, यानी कि जो सोने की बनी हमारे कॉइन्स थे, उनको ही इन्होंने पिघालना स्टार्ट कर दिया था। फिर जो दमनकारी नियम आ गए थे इनके, जैसे भाई बिंदुसार के शासनकाल के दौरान हो गया था, अभी तक्षशिला के लोगों ने दुष्ट नौकरशाहों के कुशासन के बारे में शिकायत की थी और अशोक को नियुक्त करके इसका हल कर दिया गया था। यह अशोक के शासनकाल के दौरान फिर दोहराया गया। उन्होंने महामात्रों के आदेश दिया और अकारण लोगों पर अत्याचार न करें, जैसे विरोधाकारी चीज हो गई थी। उन्होंने इस मुद्दे पर हल करने के लिए उज्जैन, तक्षशिला जैसे तोसली में अधिकारी स्टेशन बना दिए थे और भारी प्रांतों में पर भारी जगह क्या हुआ भाई, उत्पीड़न स्टार्ट रहा। फिर भाई नए ज्ञान का प्रसार हो गया था, धर्म का प्रचार हो गया था। क्यों हुआ था भाई, जैसे भाई जो कलिंग और भाई जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार कलिंग और दक्कन की ओर फैला था, तो उस टाइम क्या हो गया था भाई, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध का प्रचार हो गया था। इसमें गंगा का बेसिन जो साम्राज्य का हृदय था, वो अपना विशेष लाभ खो बैठा, क्योंकि वो साउथ की तरफ मूव हो गए थे। मगध से प्राप्त इस भौतिकी ज्ञान के आधार पर शुंग, कर्ण व चेती जैसे नए राज्यों की स्थापना हो गई थी। किन किन की हो गई थी भाई, शुंग, कर्ण और चेती की, क्योंकि पुष्यभूति शुंग ने ही तो उनको मारा था, बृहदर्थ को। फिर जैसे उत्तर पश्चिम सीमांत की अपेक्षा होने लगी थी कि भाई अशोक देश और विदेश में मिशनरी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। यह उत्तर पश्चिमी सीमांत के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने में उनका कोई ध्यान ही नहीं था उस टाइम पे। खानाबदोश लोगों को भारत और चीन के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता था। इसलिए चीन के तत्कालिक शासक ने इन हमलों से साम्राज्य की रक्षा के लिए चीन की एक महान दीवार का निर्माण करवाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइना वॉल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जो आपकी चाइना वॉल है।
कब बनी थी? ये भी मौर्य काल में बनी थी। अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप जब सीथियन थे वो भारत के बिल्कुल पास आ गए थे, और उन्होंने ना पार्थियन, शक और यूनानियों को भारत की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अशोक तो क्या कर दिया था भाई, अपने हथियार ही त्याग दिए थे। यूनानियों ने उत्तरी अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था और बैक्ट्रिया नामक एक साम्राज्य की वहां पे स्थापना हो गई थी। वे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसके बाद कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। ठीक है भाई, फिर हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं भाई, अशोक शिलालेख। ठीक है, करे भाई। फिर लास्ट में क्या हो जाता है भाई, मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने बृहदर्थ को मार दिया था और पाटलिपुत्र का सिंहासन हथिया लिया और शुंग वंश की वहां पे नींव रख दी थी। चलो अब हम करते हैं अशोक के शिलालेख, जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अशोक शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे गए 33 शिलालेख हैं। टोटल कितने शिलालेख मिले हैं भाई? 33, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किन्होंने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेख बड़े पैमाने पर जनता के लिए सम्राट द्वारा की गई घोषणाएं थी, जो धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में संदेश देते थे। जैसे अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं भाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मिले। इनमें से अधिकांश शिलालेख की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। इन शिलालेखों को बौद्ध धर्म का पहला अमूर्त प्रमाण माना जाता है। अशोक के शिलालेख के प्रकार क्या थे भाई? अशोक के अभिलेख 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक तो प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ और लघु स्तंभ शिलालेख। इन शिलालेखों को उस तय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जिस पर वे खुदे हुए थे। 1837 ईस्वी में जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन सा? कि किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से थे भाई? प्रमुख शिलालेख धम्म का पालन करके अशोक के शांतिपूर्ण अस्तित्व की दृष्टि से संबंधित थे। ये लगभग 14 शिलालेख थे। शिलालेख क्या होता है? जो पत्थर पर गाड़ के बनाए जाते हैं, उखेरे जाते हैं और काफी विस्तृत हैं। अशोक के कंधार यूनानी शिलालेख को छोड़कर, कहाँ का? कंधार यूनानी शिलालेख को छोड़कर अशोक के सभी प्रमुख शिलालेख बड़ी चट्टानों पर अंकित हैं। ठीक है, ये शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा नियंत्रित क्षेत्र की सीमा में स्थित थे। जैसे शिलालेख 1 में क्या बोला गया भाई? जो शिलालेख पहला मिला था उसमें क्या बोला गया है कि पशुवध को प्रतिबंध करता है और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाएं। शिलालेख दूसरे पे क्या मिला भाई? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है और सामाजिक कल्याण के उपायों से संबंधित है। शिलालेख 3 ब्राह्मणों को स्वतंत्रता और हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक रजुकों के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं। शिलालेख 4 में क्या है भाई? बेरी घोषा, यानी कि जो वर्डरम की ध्वनि है, या धम्म घोषा जो शांति की ध्वनि है, समाज में धम्म का प्रभाव करना। शिलालेख 5 में क्या है भाई? दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार किया जाए, धम्म मात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया। 6 में क्या है? कल्याणकारी उपायों से संबंधित है और राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा है। शिलालेख 7 में क्या है भाई? सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। शिलालेख 8 में क्या है? अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख, धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखना। 9 में क्या है? लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देना। और 10th में क्या है? प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा करता है। शिलालेख 11 पे क्या लिखा गया भी? धम्म का विस्तृत व्याख्या की गई है। शिलालेख 12 में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील की गई है। और 13 में जो आपका कलिंग युद्ध है, इसका वर्णन किया गया है और भाई धम्म के माध्यम से ही किया गया और विजय के बारे में बताया गया है अशोक के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है।
शिलालेख 14 में क्या है भाई, देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित है। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनके बारे में क्या है भाई, यह अशोक के व्यक्तिगत इतिहास और उनके धर्म के सारांश से संबंधित है। ज्यादातर कहाँ मिले हैं भाई, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। मस्की आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सासाराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश और भाम्बरू बैरात राजस्थान में स्थित हैं। अशोक के सभी छोटे शिलालेखों में मस्की संस्करण, जो कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सम्राट अशोक को देवनमपिया पियादशी की उपाधि से संबंध होने में पुष्टि करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये अशोक के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भाई ये बताओ कि भाई अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उनको किस नामों से वर्णित किया गया है, किस नाम से वर्णित किया गया है भाई, देवनापिया और प्रियादशी। और प्रियादशी नहीं है, ये प्रियादशी आएगा। क्या आएगा भाई, ये प्रियादशी। देवनमपिया और प्रियादशी की उपाधि से संबंध होने की पुष्टि करता है। लघु शिलालेख संख्या 3 में उन महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथों की सूची है जिनका बौद्ध पादरियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। इन अभिलेखों के छोटे ग्रंथ हैं और इन अभिलेखों को उकेरने के लिए तकनीकी गुणवत्ता भी खराब थी। अशोक के प्रमुख स्तंभ शिलालेख कौन से हैं भाई, अब आगे आपके स्तंभ शिलालेख। अशोक के प्रमुख स्तंभ शिलालेखों का उल्लेख विशेष रूप से अशोक के स्तंभों पर खुदा हुआ है। प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख उनके कालानुक्रमिक रूप से पहले आते हैं। ये शिलालेख उनके शासनकाल के अंतिम काल में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे भाई, उनके जब लास्ट पीरियड टाइम था। 2 को छोड़कर अन्य सभी स्तंभ शिलालेख मध्य भारत में पाए गए थे। 7 स्तंभ कौन कौन से हैं भाई इनके, स्तंभ शिलालेख 1 जिसमें क्या लिखा गया है, अपने लोगों की सुरक्षा से संबंधित अशोक के सिद्धांत। दूसरे स्तंभ पर क्या लिखा गया है भाई, धर्म को न्यूनतम पापों, करुणा, स्वतंत्र गुण, पवित्रता, सत्यता के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। 3rd में है कठोरता, क्रोध, क्रूरता आदि पापों का नाश होता है। 4 में क्या है भाई, रज्जुकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 5 में जानवरों और पौधों की एक सूची है जिनमें कुछ अवसरों पर नहीं मारा जाना चाहिए, उन जानवरों और पौधों की सूची जिन्हें कभी नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है। अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन किया गया है इसमें, किसमें, स्तंभ नंबर 5 में। धम्म की नीति की व्याख्या किसमें की गई है, स्तंभ नंबर 6 में। सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता स्तंभ नंबर 7 में है। ठीक है। जो अशोक के स्तंभ, जो लघु स्तंभ शिलालेख हैं, लघु स्तंभ शिलालेख अशोक के स्तंभों पर खुदे हुए 5 लघु अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। वे छोटे रोक शिलालेखों से पहले हैं। ये शिलालेख अशोक के शासनकाल के प्रारंभिक काल के हैं और जो स्तंभ लेख थे वो उनके अंतिम काल के थे और ये इनके प्रारंभिक काल के हैं। जैसे पहले में क्या है भाई, विदिता का आदेश। पहले शिलालेख पे क्या है, विदिता का आदेश, यानी कि संघ में असहमति के लिए सजा की चेतावनी, क्योंकि ये प्रारंभिक काल का इनका। दूसरा क्या था भाई, रानी का आदेश। अशोक ने घोषणा की कि रानियों के उपहारों को श्रेय दिया जाना चाहिए। 3rd शिलालेख में क्या था भाई, जो निगाली सागर स्तंभ शिलालेख है, कनकमुनि बुद्ध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अशोक के समर्पण का उल्लेख किया गया है। रमिनदेई स्तंभ शिलालेख में क्या बताया गया है भाई, अशोक की लुम्बिनी यानी कि बुद्ध की जन्म स्थली यात्रा के बारे में बताया गया है। अशोक के शिलालेख में भाषाएं कौन कौन सी थी भाई, अशोक के अभिलेखों में केवल 3 भाषाओं का उपयोग किया गया, प्राकृत, अरामी और ग्रीक। और ये इनकी भाषा कौन कौन सी थी भाई, प्राकृत थी, इनकी लिपियां ख्रोष्टी, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें हैं भाई, प्राकृत भाषा में है। उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामी, अरामी भी बोल दो चाहे इसको अरबी भाषा भी बोल दो भाई, में थे। अधिकांश प्राकृत शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे और उत्तर पश्चिम में ख्रोष्टी लिपि में थे। ठीक है। अफगानिस्तान में शिलालेख ग्रीक और अरामी लिपि में लिखे गए थे। कंधार का शिलालेख द्विभाषी है, जो ग्रीक और अरामी दोनों भाषाओं में लिखा गया था।
ठीक है भाई, ये था आपका कंप्लीट हो चुका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अगर कुछ बचा होगा तो वो हम पीसी जो आपके PYQ हैं उनमें कर लेंगे कवर। तो मौर्य साम्राज्य हुआ हमारा कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट